हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सही होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वही पुरातात्विक स्रोतों से रिलेटेड है। यानी कि पिछली जो वीडियो के अंदर हमने बात की थी अभिलेखों की, और आज की वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट जो बात करने वाले हैं वो है आज के सिक्के। यानी कि किस प्रकार से जो सिक्के जो हैं पुरातात्विक संबंधित स्रोतों में से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि जितने भी प्राचीन भारत के राजाओं के जितने भी सोने, चांदी, तांबे तथा मिश्रित धातुओं के जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उन पर जो कि राजाओं के नाम, उनकी मूर्तियाँ, तिथि, देवी देवताओं तथा पशुओं के जो चित्र अंकित मिले हैं हमें। तो दोस्तों उन उन जो राजाओं के जो वंश थे, उनके कार्य, उनके शासन पर जो संबंधित जो इतनी भी राजनीतिक धार्मिक जो स्थिति है उनके विषय में हमें उनके द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलिए हम ले चलता हूँ मैं आपको सबसे पहले सिक्कों पे, यानी कि कॉइन्स। दोस्तों बात करते हैं कॉइन्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले जो कॉइन्स है, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्टिक कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए, एनटीए यूजीसी आपसे या फिर एचएससी आपसे सवाल पूछता है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र हिंदी में, और इंग्लिश भाषा के अंदर न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है। तो भारत के अंदर जो सबसे पहले जो सिक्के थे प्राचीन, वो क्या कहलाते थे? आहत सिक्का कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? क्योंकि ये एक ठप्पा मार विधि द्वारा बनाए जाते थे। यानी कि ठप्पा मार के जो सिक्कों को बनाया जाता था, इसलिए इसको नाम आहत नाम दिया गया था। इसके अलावा जो ये सिक्के जो होते थे ज़्यादातर तो चांदी के होते थे, लेकिन कुछ स्थानों पर ये मिट्टी के भी पाए गए हैं। तो ये क्या थे? अधिकतर जो चांदी के होते थे, जो कि जेम्स प्रिज्म ने इसको पंचमार्क सिक्का भी कहा है। यानी कि ठप्पा मार विधि से बनाए जाते थे, तो इसको पंचमार्क सिक्का भी नाम दिया है। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद बात करते हैं भारत में जो सर्वाधिक जो सिक्के मिले हैं, सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ में कब मिले हैं? मौर्य उत्तर काल के अंदर मिले हैं। यानी कि मौर्यों के बाद का जो शासन जो राजवंश हुए थे उनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे। तो दोस्तों भारत में जो लेख युक्त यानी कि जो लिखे हुए लेखित युग जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे? इंडियन ग्रीक यानी कि हिंदू और यूनानी जो लोग थे उनके द्वारा चलाए गए थे। तथा तिथि युक्त यानी कि जिन पर तिथि लिखित होती थी, वो जो सिक्के हैं शकों द्वारा चलाए गए थे। तथा शीशे व प्रोटीन के, यानी कि सभी ने चांदी के चलाए और अन्य धातु के चलाए, लेकिन जो शीशे और प्रोटीन जो एक धातु है वो किसने चलाए थे? वो सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। यानी कि बाकियों के जो सिक्के थे वो थोड़े मिलावटे वाले थे, लेकिन जो शुद्ध सोने के थे, जो प्योर जो सोने के थे, गोल्ड के थे, वो सिक्के कुषाण द्वारा चलाए गए हैं। तथा सर्वाधिक तांबे के जो सिक्के चलाए हैं, किसने चलाए हैं? तांबे व चांदी के सिक्के गुप्त के जो काल के अंदर सबसे अधिक चलाए गए हैं, गुप्त शासकों द्वारा जो है सबसे अधिक चलाए गए हैं। तो दोस्तों बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहले चांदी का जो माफ़ी चाहूँगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो चांदी का सबसे पहले जो सिक्का पाया गया है, या फिर उसने स्टार्ट किए थे, शुरू किए थे। उसके बाद बात करते हैं गुप्त काल के अंदर सोने के जो सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। वह चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सोने का जो सिक्का है वो दिनार कहलाता था और चांदी का जो सिक्का है रूपक कहलाता था। किस काल में? गुप्त काल के अंदर। दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो बात है, सबसे बात यह है कि जो स्वर्ण और रजत सिक्कों का जो अनुपात जो दिया गया है, यानी कि जो सोने और रजत जो सिक्कों का जो अनुपात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीए कई बार इससे सवाल कर चुका है, और इससे बहुत जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें से सवाल जरूर आता ही आता है इसमें से। तो दोस्तों जो अनुपात है, सबसे पहले शक और सातवाहन काल के अंदर जो अनुपात था रजत और स्वर्ण सिक्कों का, यानी कि उनका अनुपात था 1:35 का। उसके बाद कोषाण काल के अंदर ये अनुपात हो गया था 1:14 का, यानी कि एक सिक्का स्वर्ण का और 14 सिक्के रजत के बराबर होते थे, एक सोने के बराबर, तो उस सिक्के के बराबर। उसके बाद बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के अंदर जो दोस्तों ये जो अनुपात हो गया था, क्या हो गया था? 1:16 का हो गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो इम्पोर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम अगली। तो जो अगला अगला जो है हमारा स्मारक और भवन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने गए हैं, स्मारक और भवन, कि इसके द्वारा भी हमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो स्मारक और भवन यानी कि माउंट्स और बिल्डिंग्स जो थी, यानी कि महल और मंदिरों से जो शैली, यानी कि जो शैलियाँ थी वास्तुकला के विकास में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं।
तो उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर जो शैली कहलाती थी, यानी कि जो उत्तर भारत के अंदर जो मंदिरों की जो शैली थी, जो भवनों का जो निर्माण किया जाता था, मंदिरों का जो निर्माण किया जाता था, वो किया जाता है नागर शैली के अंदर। किस शैली के अंदर? नागर शैली के अंदर दोस्तों किया जाता था। यानी कि आपके सामने ये जो फोटो दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर जो सबसे ऊपर का, यानी कि जो पहले का जो हमारा जो मंदिर है, ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली के अंदर है? नागर शैली के अंदर बनाया गया है। दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का जो पिरामिड नुमा है, ये इस प्रकार से बनाया जाता था नागर शैली के अंदर। और ये एक जो स्तंभ युक्त जो बरामदा होता था, इसके अंदर तैयार किया जाता था। और उसके अंदर गर्भगृह, यानी कि जहाँ पर जो भगवान की जो मूर्ति रखी जाती थी, उसे गर्भगृह कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिरों की जो शैली थी, जो निर्माण किया जाता था, वो द्रविड़ शैली कहलाती थी। यानी कि द्रविड़ शैली, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर की जो प्रकार है, ये द्रविड़ शैली है। दोस्तों ये जो द्रविड़ था, इसके अंदर पिरामिड नुमा होता था, लेकिन जो हमारे सामने जो द्रविड़ जो शैली है, दक्षिण की जो इम्पोर्टेंट शैली कहलाती है, इसके अंदर ये जो इस प्रकार से बनाए जाते थे, यानी कि पैड़ी नुमा, इस तरीके से पैड़ी नुमा तरीके से ये जो इसके अंदर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और इसके अंदर जो होल होते थे, यानी कि जो ये बरांडे बनाए गए हैं स्तंभ युक्त, ये बड़े होते थे, काफ़ी बहुत बड़े होते थे। और इसके अंदर एक प्रदक्षिणा, यानी कि जो मंदिरों के चारों तरफ घूमने के लिए जो गर्भगृह होता था अंदर, उसके अंदर जो चारों तरफ घूमा जाता था, यानी कि जो मंदिर के अंदर आराधना की जाती थी भगवान की, उसके अंदर चारों तरफ उसको परिक्रमा करके जो कार्य किया जाती थी, पूजा करी जाती थी, उसे परिदक्षिणा पथ भी कहा जाता था। और एक लंबा जो दक्षिणा पथ होता था, यानी कि उस पर चल के जो है मंदिर की तरफ जाया जाता था। तो ये नाभ द्रविड़ शैली कहलाती थी, जो कि दक्षिण के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और दक्षिण ही भारत के अंदर जो मंदिरों के अंदर ये शैली यूज़ की जाती थी। तो उसके अलावा यानी कि मंदिरों की जो शैली थी, नागर और द्रविड़, यानी कि दोनों की मिक्स जो शैली थी, दोनों की मिक्स जो शैली कहलाती थी, वेसर शैली कहलाती थी। यानी कि जो कि नागर और द्रविड़ दोनों का मिला जुला रूप होता था, यानी कि मिश्रित जो रूप होता था, वो क्या कहलाता था? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि फेसर शैली कहलाती थी। दोस्तों ये जो क्षेत्र था मध्यम भारत के अंदर, यानी कि दक्कन का जो क्षेत्र कहलाता है, दक्कन जो होता था उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच का जो क्षेत्र था, दक्कन जो कहलाता था, जो इसके अंदर बेसर शैली का यूज़ किया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार जो जो स्मारक और जो भवन है, तो इसके द्वारा भी जो हमारे जो भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों इस प्रकार से जो आज की वीडियो के अंदर हमने जो सिक्के और भवन और जो स्मारकों के बारे में पढ़ा है, कि दोस्तों जिस प्रकार से जो अब आपको बता दूं, जो रिक्त स्थान रह गए थे, यानी कि जो भाषा, यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो हमें इतिहास नहीं बता सकती थी, तो उनका जो काम किया था, जहाँ पर ये जो अभिलेख मौन हो जाते थे, वहाँ का जो इतिहास जो हमें सिक्कों और भवनों और स्मारकों से प्राप्त होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें। तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।